श्रम के बिना प्राप्त संपत्ति पाप है। महात्मा गांधी का एक बहुत गहरा विचार है और इसी के साथ आप सभी का आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। आज तारीख है मंगलवार 11 नवंबर 2025। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत सरकार की जो नई प्रस्तावित श्रम शक्ति नीति 2025 है, उस पर एक गहन पड़ताल करेंगे। हमारी ये जो चर्चा है, ये द हिंदू में छपे एक डिटेल्ड एनालिसिस पर आधारित है। वो विश्लेषण इस नीति की बारीकियों को और इसके जो संभावित असर हो सकते हैं, उनको काफी क्रिटिकली देखता है। और देखिए, ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो जरूरी है ही, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से, पर आम लोगों के लिए भी काफी जानकारी वाली रहेगी, जो देश में लेबर का क्या सीन है ये समझना चाहते हैं। ये विश्लेषण शुरू होता है भारत में श्रम की एक, कह सकते हैं, जमीनी हकीकत से। एक चिंताजनक उदाहरण दिया गया है पूर्वी तट पर जो समुद्री खाने की प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वहां काम करने वाली महिलाओं का, कि भर्ती के टाइम पे ईएसआई और प्रोविडेंट फंड का वादा तो किया जाता है, पर विश्लेषण बताता है कि बाद में उन्हें बस डेली वेजर बताकर ये सारे फायदे नहीं दिए जाते। और ये सिर्फ एक अकेला उदाहरण नहीं है। स्रोत कहता है कि भारत में करीब करीब 11 करोड़ लोग हैं जो मॉडर्न स्लेवरी यानी आधुनिक गुलामी जैसी हालत में जी रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो इसी बैकग्राउंड में सरकार ये श्रम शक्ति नीति 2025 लेकर आई है। इसे भविष्य के लिए तैयार बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्राचीन भारतीय लोकाचार जैसे मनुस्मृति वगैरह से प्रेरित है। लेकिन सवाल वही है जो स्रोत भी पूछ रहा है, क्या ये नीति सिर्फ कागजों पर ही महत्वाकांक्षी है या जमीन पर जो हकीकत है उससे इसका कोई वास्ता है? चलिए, द हिंदू के विश्लेषण की रोशनी में इसको परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉलिसी किस माहौल में रही है। जैसा कि आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की रिपोर्ट बताती है, भारत की लगभग 90% लेबर फोर्स असंगठित क्षेत्र में है। हाँ, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर, जिन्हें अक्सर कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं, बिना किसी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के, बिना कानूनी फायदों के। स्रोत इसी को बेसलाइन बनाकर पॉलिसी को परख रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर द हिंदू का विश्लेषण एक बुनियादी चिंता सामने रखता है। उनका मानना है कि ये पॉलिसी श्रमिकों के न्याय से ज्यादा कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज मतलब नियोक्ता की आसानी पर ज्यादा फोकस करती हुई दिखती है। ऐसा लगता है कि इसका झुकाव मौजूदा लेबर कानूनों को सख्ती से लागू करने पर उतना नहीं है जितना कि एक तरह की पुरानी सांस्कृतिक बातों और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर है। अच्छा। हाँ, विश्लेषण कहता है कि इससे वेज थेफ्ट यानी वेतन चोरी जैसी जो समस्याएं हैं उनको शायद बढ़ावा मिल सकता है और मजदूरों की डिग्निटी, उनकी गरिमा कम हो सकती है। ये तो गंभीर बात लग रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये हमारे संविधान में जो सुरक्षा दी गई है उसके खिलाफ भी जा सकती है? स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एनालिसिस के हिसाब से पॉलिसी के कुछ हिस्से शायद संविधान के आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने बराबरी, आर्टिकल 16 मतलब सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता, और खास तौर पे आर्टिकल 23 जो शोषण के खिलाफ अधिकार देता है, उन सिद्धांतों को कमजोर कर सकते हैं। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो स्रोत का मानना है कि पॉलिसी असल मुद्दों को एड्रेस करने के बजाय प्रोसेस को सिंपल बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पॉलिसी का एक बड़ा हाईलाइट है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट का प्रस्ताव, यानी एक ऐसा पोर्टेबल खाता जो ईपीएफओ, ईएसआईसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ई श्रम पोर्टल और राज्यों के जो बोर्ड्स हैं सबको एक साथ ले आएगा। मकसद ये है कि सभी श्रमिकों को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, पूरी जिंदगी के लिए हेल्थ, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस मिले। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। संविधान के आर्टिकल 41 की भावना भी यही है। हाँ, बिल्कुल। आइडिया तो बहुत एम्बिशियस है और कागज पर तो ये क्रांतिकारी लगता है। लेकिन द हिंदू का विश्लेषण यहाँ कुछ बेसिक सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? फंडिंग। हाँ, फंडिंग का क्या होगा? पॉलिसी में जो गिग इकोनॉमी वाले एम्प्लॉयर्स हैं या जो राज्य सरकारें हैं, उनकी तरफ से कोई अनिवार्य योगदान मतलब कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन हो, इसका कोई साफ जिक्र नहीं है। तो स्रोत चिंता जताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिना किसी ठोस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ये स्कीम भी ई श्रम पोर्टल की तरह बस नाम मात्र के पेमेंट तक ही सिमट कर रह जाए। अच्छा, तो मतलब बिना पक्के फंडिंग प्लान के ये वादा शायद पूरा ना हो पाए। और इसके पूरी तरह डिजिटल होने पर भी कुछ सवाल हैं। बिल्कुल, ये दूसरा अहम मुद्दा है, डिजिटल डिपेंडेंसी। भारत में देखिए, डोमेस्टिक डिजिटल लिटरेसी रेट
अभी भी काफी कम है, स्रोत के मुताबिक करीब 38%। तो ऐसे में पूरी तरह से डिजिटल आईडी पर निर्भर रहना कहीं महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स और जो कम पढ़े लिखे श्रमिक हैं उनको इस सिस्टम से बाहर न कर दे। हाँ, ये तो है। और ये फिर आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो सकता है, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, क्योंकि ये एक बड़े तबके को अनजाने में ही सिस्टम से अलग कर देगा। और साथ ही जो मजदूर यूनियनें हैं उनकी भूमिका और सुरक्षा उपायों की कमी, इससे श्रमिकों की बार्गेनिंग पावर मतलब मोल भाव करने की ताकत वो कमजोर होती है। तो क्या सुझाव है स्रोत का? स्रोत का कहना है कि इसे कामयाब बनाने के लिए ऑफलाइन एक्सेस के रास्ते भी होने चाहिए और एक ट्राईपार्टाइट फाइनेंसिंग मॉडल, मतलब जिसमें सरकार, एम्प्लॉयर और कर्मचारी तीनों का मिला जुला योगदान हो, वो बहुत जरूरी है। वरना ये शोषण का एक नया तरीका भी बन सकता है। सामाजिक सुरक्षा के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज होती है काम करने की जगह पर सुरक्षा और सेहत, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसे OSH कहते हैं। नीति जो 2020 में OSH कोड बना था, उसे सख्ती से लागू करने की बात करती है, रिस्क ऑडिट करने और जेंडर सेंसिटिव स्टैंडर्ड बनाने का वादा भी है। ये संविधान के आर्टिकल 42 मतलब काम करने के लिए सही और मानवीय हालात और ILO कन्वेंशन 155 का सम्मान करने की बात भी करती है। लक्ष्य है 2047 तक लगभग 0 मृत्यु का। ये लक्ष्य तो वाकई बहुत बड़ा और सराहनीय है। लक्ष्य तो बेशक सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्रोत इसकी प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठाता है। विश्लेषण पूछता है कि बिना कड़े जुर्माने के प्रावधानों के और बिना पर्याप्त संख्या में इंस्पेक्टर्स के ये लक्ष्य आखिर हासिल कैसे होगा। आज भी हम देखते हैं वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स कितने आम हैं, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में। हाँ, वो तो है। वो अनौपचारिक श्रमिक फिर से बाहर रह जाएंगे, जिनके पास टेक्नोलॉजी तक पहुंच ही नहीं है। इससे तो बराबरी का सिद्धांत कमजोर होता है। और ये जो गिग वर्कर्स हैं, आजकल इनकी संख्या भी तो बढ़ रही है। उनके मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी काफी उठता है। बिल्कुल, यही बात स्रोत भी उठा रहा है। गिग श्रमिकों के मेंटल हेल्थ के इशू को पॉलिसी में जैसे नजरअंदाजी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर यूनियनों को सेफ्टी ऑडिट्स में एक्टिव रोल निभाने से रोका गया, तो ये आर्टिकल 19 जो संघ बनाने की आज़ादी देता है, उसकी भी खिलाफ जा सकता है। तो स्रोत का निष्कर्ष ये है कि सिर्फ लक्ष्य बना देने से काम नहीं चलेगा, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत एनफोर्समेंट मैकेनिज्म और सबको साथ लेकर चलने वाला अप्रोच चाहिए। चलिए, अब आते हैं रोजगार सुविधा और स्किल डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन एंड स्किल्स। सुनने में आ रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी मोल अब AI पावर्ड नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल के जरिए एक एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेटर बनेगा। ये खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में और छोटे और मीडियम बिजनेस MSMEs में जॉब ढूंढने वालों और जॉब देने वालों को मिलाएगा। क्वालिफिकेशन चेक करेगा और स्किल्स के हिसाब से गाइड करेगा। स्किल इंडिया मिशन को भी इसमें मर्ज करने की बात है, ताकि ग्रेजुएट्स में जो भारी स्किल जॉब मिसमैच है, स्रोत के अनुसार 91.75%, उसे कुछ कम किया जा सके। हाँ, AI का इस्तेमाल यहाँ एक मॉडर्न कदम तो लगता है, पर स्रोत AI से जुड़े जो बायस होते हैं, मतलब पूर्वाग्रह, उनके खतरे की तरफ भी इशारा करता है। बिना सही सेफ्टी मेजर्स के AI एल्गोरिदम अनजाने में ही जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को बढ़ा सकते हैं, जो फिर से आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा। अच्छा। और दूसरी बड़ी चिंता है देश के करीब 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स को लेकर। क्या उन पर जो कोड ऑन वेजेस है, उसके तहत मिनिमम वेज लागू होगा? स्रोत का कहना है कि पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो है, पर अक्सर ये फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयर्स के लिए शोषण का बहाना बन जाती है। तो मतलब कहीं AI समाधान की जगह समस्या न बन जाए। और गिग वर्कर्स के अधिकारों का क्या होगा? स्रोत यही चेतावनी दे रहा है कि टेक्नोलॉजी से असमानता न बढ़े, इसके लिए एथिक्स ऑडिट्स की जरूरत है और ऐसे एल्गोरिदम चाहिए जिन्हें यूनियनें भी चेक कर सकें। साथ ही गिग वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी पक्की करने की क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर वो ट्रेडिशनल जॉब्स में जाते हैं तो उनको क्या ट्रांजिशन बेनिफिट्स मिलेंगे, ये भी साफ होना चाहिए। इनके बिना AI और गिग इकोनॉमी कहीं वर्कर्स के लिए नई मुश्किलें न खड़ी कर दें। नीति का एक और अहम फोकस है महिला श्रम बल भागीदारी, यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट
FLFPR को बढ़ाना। लक्ष्य रखा गया है 2030 तक इसे अभी के 33.7% से बढ़ाकर 35% तक ले जाना। इसके लिए रास्ते बताए गए हैं: सस्ता चाइल्ड केयर, फ्लेक्सिबल काम के घंटे, खासकर गिग वर्क में, समान वेतन और महिलाओं के लिए अप्रेंटिसशिप। यह आर्टिकल 15 और ILO कन्वेंशन के हिसाब से तो सही लगता है। लक्ष्य तो अच्छा है, पर स्रोत को इसके हासिल होने पर शक है। विश्लेषण का तर्क है कि बिना किसी बाइंडिंग कोटा के, उल्लंघन पर सजा के प्रावधान के, या खासकर इनफॉर्मल सेक्टर की जो करोड़ों महिला श्रमिक हैं उनके लिए पर्याप्त मैटरनिटी सपोर्ट के, ये 35% का लक्ष्य शायद ही पूरा हो पाए। चाइल्ड केयर और समान वेतन के वादे तो अच्छे हैं, पर उन्हें लागू कैसे किया जाएगा, इस पर क्लैरिटी थोड़ी कम है। स्रोत युवाओं के मेंटल हेल्थ और खासकर जाति लिंग डेटा गैप, मतलब दलित महिलाओं की जो चुनौतियां हैं, जिनको अक्सर डबल डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, उसको नजरअंदाज करने पर भी चिंता जताता है। ठीक है, तो महिलाक्षम भागीदारी के लक्ष्य शायद जमीनी हकीकत से थोड़े दूर हैं। इसी से जुड़ा एक और पहलू है ग्रीन ट्रांजिशन का। नीति AI बेस्ड सेफ्टी मेजर्स और जो पारंपरिक उद्योग हैं जैसे कोयला वगैरह, उनसे हटने वाले श्रमिकों के लिए रीस्किलिंग के मौकों की बात करती है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 13 और आर्टिकल 21 के अनुरूप बताया गया है। यहाँ भी स्रोत जस्ट ट्रांजिशन यानी न्याय संगत परिवर्तन के आइडिया पर जोर देता है। मतलब ये कि जब हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें तो ये पक्का करें कि जो पारंपरिक उद्योगों के श्रमिक हैं उनका रोजगार और इनकम सुरक्षित रहे। विश्लेषण कहता है कि बिना पर्याप्त इनकम सपोर्ट और इस पूरी प्रक्रिया में यूनियनों की एक्टिव भागीदारी के जस्ट ट्रांजिशन का वादा सिर्फ खोखला रह सकता है। और क्या इसमें बंधुआ मजदूरी जैसा खतरा भी है? हाँ, ये ILO कन्वेंशन 29 बंधुआ मजदूरी के खिलाफ के उल्लंघन का रिस्क भी पैदा कर सकता है अगर श्रमिकों को बिना किसी सहारे के छोड़ दिया गया तो। और क्या इसमें भी डिजिटल डिवाइड वाला एंगल है? हाँ बिल्कुल। स्रोत गांव और शहर के बीच बढ़ते डिजिटल AI गैप पर भी ध्यान दिलाता है। अगर ग्रीन जॉब्स ज्यादातर शहरी इलाकों में हुई और हाईटेक वाली हुई तो देश के जो 40 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर हैं, जिनमें से ज्यादातर गांव में हैं, वो शायद पीछे छूट जाए। विश्लेषण कहता है कि एक शोषणकारी इको ट्रैप से बचने के लिए ट्राइपार्टाइट फाइनेंसिंग और OECD देशों जैसे सुरक्षा उपायों की जरूरत है। नीति में अभिसरण, शासन और डेटा गोपनीयता पर भी कुछ बातें हैं। कन्वर्जेंस, गवर्नेंस एंड डेटा प्राइवेसी। एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इवैल्यूएशन इंडेक्स लेपाई डैशबोर्ड बनाने की बात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिजिटल इंडिया से जोड़ने का लक्ष्य है। ये सब आर्टिकल 12 के तहत गुड गवर्नेंस के विचार जैसा लगता है, लेकिन यहाँ भी डेटा प्रोटेक्शन का मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। स्रोत जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP एक्ट है, उसके संभावित कमजोर एनफोर्समेंट भी चिंता जताता है। इससे सरकारी निगरानी बढ़ने और आर्टिकल 19 से मिली आज़ादी, जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी या संघ बनाने की आज़ादी, उसके हनन का खतरा हो सकता है। बिना मजबूत डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के इतने बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करना रिस्की हो जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? द हिंदू के विश्लेषण के आधार पर इस श्रम शक्ति नीति 2025 को हम कैसे देखें? विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि श्रम शक्ति नीति 2025 एक अधिकार आधारित भविष्य के लिए तैयार विकसित भारत का एक लुभावना विजन तो रखती है, लेकिन इसकी जो एम्बिशियस भाषा है उसके पीछे कई महत्वपूर्ण कमियां और अनसुलझे सवाल छिपे हुए हैं, जैसे कि कमजोर रेगुलेटरी ओवरसाइट, डिजिटल माध्यमों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता जिससे एक्सक्लूजन का खतरा है, ऐसे दंड प्रावधान जो शायद लागू ही ना हो पाएं, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का पूरी तरह से पालन ना होना, ये सब चिंता की बातें हैं। और इसका असर श्रमिकों पर, खासकर गिग और इनफॉर्मल सेक्टर वालों पर क्या हो सकता है? स्रोत का मानना है कि ये कमियां गिग इकोनॉमी में यूनियनों का जो पहले से ही कमजोर असर है उसे और भी कम कर सकती हैं। बिना ठोस फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स के यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी जैसा बड़ा वादा अपने ही बोझ तले दब सकता है। मतलब कुल मिलाकर पॉलिसी की घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ी खाई सी नजर आती है। बिल्कुल। और अंत में, जैसा द हिंदू का विश्लेषण कहता है, इस नीति की असली परीक्षा डिजिटल डैशबोर्ड की चमक दमक से नहीं होगी। असली परीक्षा ये होगी कि क्या ये भारत के करोड़ों मेहनतकश गरीबों को वाकई में गरिमा, अधिकार और न्याय दिला पाती है या नहीं।
स्रोत कहता है कि तुरंत पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत है, जवाबदेही तय करने के लिए राइट्स ऑडिट्स हों, ट्राइपार्टाइट एनफोर्समेंट हो जिसमें सरकार, एम्प्लॉयर, यूनियन तीनों शामिल हों, जिन श्रमिकों तक डिजिटल पहुंच नहीं है उनके लिए ऑफलाइन विकल्प हों और एक पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली बने। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो स्रोत ने भी उठाया है। क्या सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं और सिंबॉलिक बातें भारत के लाखों श्रमिकों के लिए ठोस न्याय की जगह ले सकती हैं? ये नीति अपनी डिजिटल महत्वाकांक्षाओं और सबसे कमजोर तबकों की जमीनी हकीकत के बीच की खाई को कैसे भरेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो ये थी श्रम शक्ति नीति 2025 पर हमारी आज की गहन पड़ताल, जो द हिंदू में प्रकाशित एक आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित थी। यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और देश के श्रम मुद्दों में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए हमें उम्मीद है कि यह चर्चा काम की रही होगी। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में इस नीति को लेकर कोई सवाल हैं या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।